नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। आज की इस पॉलिटिकल पंचायत में हम चर्चा इस बात को लेकर करेंगे कि जो मुद्दे विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे हैं वो क्या वो सही में मुद्दे हैं भी या नहीं। जी हां, आज बात मुद्दों को लेकर होगी। आज चर्चा इस बात को लेकर होगी कि उन मुद्दों में दम है भी या नहीं। आज चर्चा इस बात को लेकर होगी कि विपक्ष जिन मसलों को जोर शोर से उठाने में लगा है, सरकार उन्हें मुद्दा मानती भी है या नहीं। आप कहेंगे यह क्या बात हुई, विपक्ष का तो काम है मुद्दों को उठाना, लेकिन यह भी जान लीजिए कि सरकार तो उन विपक्ष के मुद्दों को मानती ही नहीं। सरकार का कहना है कि विपक्ष मुद्दाहीन है, मुद्दा विहीन है। हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र 20 अगस्त से शुरू होगा और हरियाणा के संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। उनका कहना है कि बीते विधानसभा के बजट सत्र में भी कृषि कानूनों और किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस सदन से चर्चा की बजाय भाग खड़ी हुई थी। हालांकि इस बार मॉनसून सत्र से पहले पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए ली गई लिखित परीक्षा पेपर लीक का मामला सरकार के लिए गले की फांस बन सकता है। इसके अलावा रोजगार, कानून व्यवस्था मुद्दे हैं जिससे सरकार घिर सकती है और विपक्ष लगातार इसको सड़कों पर उठा रहा है। लेकिन सरकार का कहना है कि प्रदेश में कानून की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, रोजगार की उतनी स्थिति खराब नहीं है जितनी विपक्ष की ओर से बताया जा रहा है, और पेपर लीक मामले में कानून अपना काम कर रहा है। जी, सुन लेते हैं क्या कहना है संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर का। वो पूरी तैयारी करके आए हैं। निश्चित तौर से हर सेशन में हम उनको बढ़िया जवाब देते हैं। पिछली बार भी उन्होंने वो एडजमेंट मोशन लेके आए थे तीनों कृषि बिलों के ऊपर, और आपके सामने जो जवाब दिया गया तो वो कोई भी बात रख नहीं सके, और जो बात उन्होंने रखी तो उसका अच्छा जवाब सत्ता पक्ष की ओर से उनको दिया गया है। और अब की बार भी अगर कोई भी विषय वो लेके आएंगे तो निश्चित तौर से उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। ये पर्ची खर्ची बंद हुई इसलिए पेपर लीक होने का ज्यादा प्रयास चल गया ना जी। पहले तो ये सारा प्रयास जो खर्ची का था ना जी, वो लीडरों के पास होता था, मंत्रियों के पास होता था। अब ये सबको पता है कि मंत्री से कुछ भी होने वाला नहीं, कहीं से कुछ बढ़ने वाला नहीं, केवल पेपर से ही बढ़ने वाला है सब कुछ। तो इसलिए पूरा ध्यान जो था वो पेपर आउट होने पे लग गया। लेकिन निश्चित तौर से हम इसका पक्का इलाज कर देंगे, कभी पेपर आउट नहीं होगा जी। मुद्दा विहीन है विपक्ष, ये सरकार की ओर से कहा जा रहा है। चर्चा करेंगे कि क्या विपक्ष की ओर से जो लगातार मुद्दे उठाए जा रहे हैं वो वाकई में उनमें दम है या नहीं है, या सिर्फ प्रदेश की जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं, या सरकार केवल जवाब देने से बचने के लिए विपक्ष को मुद्दा विहीन बता रही है। विजेंद्र नेहरा साहब भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जितेंद्र चंदेलिया साहब कांग्रेस से हमारे साथ हैं, और ओंकार सिंह जी इंडियन नेशनल लोकदल से हमारे साथ हैं। नेहरा साहब, मुद्दे तो बहुत बड़े बड़े हैं, और सबसे बड़ा मुद्दा तो जो कहा है प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने कि पेपर लीक आगे से होगा नहीं, और ये पर्ची खर्ची बंद होने की वजह से इस तरह का ये जस्टिफिकेशन किस लिए है? पेपर लीक हुआ है, बच्चों के भविष्य के साथ एक किस्म से कहिए कि खिलवाड़ हुआ है, फिर अपने आप को बचाने की कोशिश क्यों? मुद्दा तो है ये भी। प्रदीप जी देखिए, आपको आवाज ठीक से आ रही है मेरी? आ रही है, बोलिए। प्रदीप जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि 20 अगस्त से जो हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र जो शुरू हो रहा है, मुझे लगता है उसके अंदर जो जनहित के मुद्दे हैं उनको विपक्ष उठाए, ऐसी हम अपेक्षा और उम्मीद करते हैं। और हरियाणा सरकार जनता के हित में नई नई योजना और पॉलिसी लेके आएगी, इस चीज का हमें पूरा विश्वास है। जहां तक माननीय मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी ने जो बात कही कि आज विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, ये बात अपने आप में बिल्कुल ठीक है। हम जानते हैं प्रदीप जी कि कल ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के लगभग 10 करोड़ किसानों को 19,500 करोड़ रुपए की जो राशि है वो उनके बैंक खातों के अंदर ट्रांसफर की है। और इस तरह से पीएम सम्मान निधि के तौर पे जो 6,000 रुपए प्रतिवर्ष हम किसान को देने का काम कर रहे हैं, पूरे देश भर के अंदर हम 1 लाख करोड़ से अधिक राशि किसानों को अब तक दे चुके हैं। तो मुझे लगता है किसानों के हित में ये बहुत बड़ा काम है। इसके साथ साथ कृषि मंडियों को
मजबूत करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए जो भारत सरकार ने दिया है। इसके साथ साथ हरियाणा प्रदेश, प्रदीप जी, पहला ऐसा राज्य है जो 11 से अधिक फसलों को एमएसपी पे खरीदने का काम करता है और अपने कार्यकाल के अंदर हमने सर्वाधिक फसलों के रेट भी बढ़ाए हैं। और इससे इस वर्ष अगर हम बात करें तो चाहे हम खरीफ के सीजन की बात करें, चाहे रबी के सीजन की बात करें, गेहूं को सबसे ज्यादा हमने 1975 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीद करके 16,000 करोड़ रुपए किसान के खाते में हमने डालने का काम किया है। पहली बार ऐसा मामला है प्रदीप जी कि किसान के अकाउंट में डायरेक्ट उसको पेमेंट हरियाणा प्रदेश की सरकार ने की है। तो मुझे लगता है चाहे वो सड़क का मामला है जो आज हमारी सरकार के राज में 38 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से सड़कें बन रही हैं, जो पुराने समय में कभी 13 किलोमीटर भी नहीं बन पाती थी। चाहे हम रोजगार की बात करें, हमारी सरकार ने पिछले कार्यकाल के अंदर प्रदीप जी 80,000 से ज्यादा हमने सरकारी नौकरी देने का काम किया और 6 लाख के आसपास हमने प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से रोजगार दिया। इस सरकार के माध्यम से भी अब तक लगभग 25,000 बेरोजगार युवाओं को हम रोजगार देने का काम कर चुके हैं और बाकी रोजगार का हम बताइए चंदेलिया साहब, तो मैं सरकार की ओर से तो लगातार काम किया ही जा रहा है। सरकार कह रही है कि आपके पास मुद्दा नहीं है, केवल बरगलाने का काम आप लोगों को कर सकते हो। रोजगार को लेके कोई मसला प्रदेश में नहीं है, महंगाई को लेके कोई मसला नहीं है, पेपर लीक हुआ है उसमें कानून अपना काम कर रहा है, वो भी कोई मसला नहीं है, पर्ची खर्ची बंद हो गई इसलिए पेपर लीक हुआ है, ये सरकार का कहना है। बताइए आप क्यों शोर मचा रहे हैं? प्रदीप जी, बड़े दुर्भाग्य की बात है, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी जिस तरीके से टकातेर भाजी टकातेर खाजा जो कहावत है उसको चिरतार कर रहे हैं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जो मूलभूत समस्याएं हैं प्रदेश की, चाहे वो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बिजली है, पानी है, सुरक्षा है, महिला सुरक्षा है, बेरोजगारी है, महंगाई है, उसके साथ साथ आपने देखा मुद्दों की बात कर रहे कि मुद्दा नहीं है। शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला जब होता है, कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज, प्रदेश की जनता की आवाज उठाती है और मांग करती है कि हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग में इस मामले की जांच हो, लेकिन अभी तक हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग में कोई जांच नहीं की गई। महिलाओं के ऊपर जो अपराध प्रदेश में बढ़े हैं, एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि हरियाणा दूसरे नंबर पर आता है जब महिलाओं पर बलात्कार, रेप, हत्या जैसी घटनाएं हरियाणा में हो रही है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी हमारे हरियाणा के जो खिलाड़ी जो मेडल जीत के लाए हैं, जिन्होंने देश के तिरंगे की शान को बढ़ाया है, देश की आन बान शान जो बन चुके हैं, वो खिलाड़ी हमारे हरियाणा के हैं अधिकतर। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए कोई भी स्पोर्ट्स कोटे की वैकेंसी इन्होंने नहीं निकाली अभी तक, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और खेल कोटे में बजट आपको पता है, आप जानते हैं प्रदीप जी, आपके सम्मानित चैनल जनता टीवी ने दिखाया है, जो मोदी जी ने जो खेल बजट घटाया तो वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है। और 3 कृषि काले कानून आज भी हमारे माननीय विजेंद्र नेहरा जी हंस रहे हैं इस बात पर, किसान जो देश का अन्नदाता है वो आज सड़कों पर है, 540 से अधिक लोग मर चुके हैं, शहादत दे चुके हैं, लेकिन अभी तक एक भी टिप्पणी। लेकिन सरकार का तो मानना यह है कि वो किसान ही नहीं है, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, जो 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, वो लोग तो किसान ही नहीं है, किसान तो अपने खेत में काम कर रहा है, ये लोग तो प्रायोजित लोग हैं। ये भी तो सरकार का मानना है और कहना भी है। मैं ओंकार जी को चर्चा में शामिल कर लेता हूं। ओंकार जी, किस सरकार का चलन बन चुका है प्रदीप जी, पेपर लीक, ये प्रदेश के युवाओं के जीवन से छेड़छाड़ कर रहे हैं, उनके जीवन के साथ खेल रहे हैं। पढ़ा लिखा युवा, आप अभी हमारे प्रवक्ता भाजपा के नेहरा जी कह रहे थे, माननीय नेहरा जी को मैं बताना चाहता हूं, 80,000 रोजगार देने की आपने बात कही कि डबल इंजन की भाजपा जजपा की सरकार ने 80,000 हरियाणा प्रदेश के अंदर युवाओं को रोजगार दिए। मैं बताना चाहता हूं, 2.25 लाख लोगों की नौकरियां हटाकर आपने रोजगार दिए, चतुर्थ श्रेणी में रोजगार दिए आपने। और जहां भी ओंकार जी से बात कर लेते हैं। आपने तो किसानों के मसले को लेके एक विधायक होने के बावजूद अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया था और अब आपकी पार्टी के पास कोई विधायक भी नहीं है। आपको लगता है कि प्रदेश में इस तरह का कोई मुद्दा है ही नहीं? बेरोजगारी जो है वो विपक्ष आंकड़े झूठे बता रहा है, अर्थव्यवस्था का भी मुद्दा है। मैं चंदेलिया साहब मैं शामिल कर लेता हूँ ओंकार जी को, मैं ओंकार जी को शामिल कर लेता हूँ। बेरोजगारी के आंकड़े सरकार कहती है कि विपक्ष झूठे बता रहा है, इसके अलावा कानून व्यवस्था को लेकर कहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है। हालांकि आज गुड़गांव में एक 11वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा ने छेड़छाड़ से परेशान होकर सुसाइड किया, आत्महत्या किया है। और सोनीपत में भी आज रेप के बाद हत्या का एक मामला है। लेकिन कानून व्यवस्था सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि बिल्कुल ठीक ठाक है, दुरुस्त है। आप लोग खाम का शोर मचा रहे हैं।
प्रदीप जी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। प्रदीप जी सबसे पहले मैं कहूंगा कि ये दुर्भाग्य है हरियाणा प्रदेश का कि कांग्रेस के पास 31 एमएलए होते हुए भी ये विपक्ष का रोल निभाने में असफल रही है। और जहां तक मुद्दों की बात है, मैं आपको बता दूं, मुझे शर्म आ रही है। हमारे शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी क्या बयान दे रहे हैं कि खर्ची और पर्ची बंद होगी इसलिए पेपर लीक हो रहे हैं। इसका मतलब पेपर लीक भी विपक्ष वाले ही करवा रहे हैं, इनका तो कोई रोल है ही नहीं, क्योंकि ये तो बिल्कुल साफ सुथरे हैं। इनके पास मुद्दे की बात करते मैं तो 2024 में हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी से मुक्त हो जाएगा। कोई रोड मैप तो दिखा दो, कैसे रोड मुक्त हो जाएगा, क्या इंडस्ट्री आएगी यहाँ पे। और फिर किसान आंदोलन को किसान आंदोलन मानने के लिए तैयार नहीं। महंगाई और जहां तक मुद्दों की बात बताना चाहता हूँ, आप जरा देखिए, हर एक शहर के अंदर नगर परिषद नगर निकाय विभाग है, वहां पे म्यूटेशन, प्रॉपर्टी आईडी, रजिस्ट्री व्यवस्था, इतने मुद्दे हैं जिनकी वजह से विपक्ष अगर चाहे तो सरकार को पूरी तरह से घेर सकता है। लेकिन अफसोस की बात है कि कांग्रेस विपक्ष का रोल अदा ही नहीं कर रही है। और एक बात मैं आपका बता दूं, रजिस्ट्री व्यवस्था ऑनलाइन व्यवस्था करके हमने विपक्ष का धर्म निभाने के लिए कल भी हमारी नेता चक्कर लगाने कुमारी सैलजा जी हैं, उनके नेतृत्व में चंदेलिया साहब, ये बात तो सरकार की ओर से कही जा रही है, जब मुद्दे उठाने की बात होती है तब आप वॉकआउट कर जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। जब लोगों के इश्यूज उठाने की बात होती है तब आप वॉकआउट कर जाते हैं, सदन से बाहर चले जाते हैं। नेहरा साहब, क्या सही में आप मानते हैं कि बेरोजगारी प्रदेश में इतना बड़ा मसला नहीं है जितना बड़ा मसला विपक्ष की ओर से बना के दिखाया जा रहा है? 28.1% जो है वो बेरोजगारी हरियाणा में है, और ये ऊपर वाले 4-5 स्टेट्स में से एक है जिसमें इतनी ज्यादा बेरोजगारी है। हरियाणा उनमें से एक है सर। देखिए, मुझे लगता है प्रदीप जी, ये जो आंकड़े हैं CMIE के, इस पे हम लोग काफी चर्चा पहले कर चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको जुटला दिया। और हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस तरह से परिवार पहचान पत्र के माध्यम से प्रदीप जी आंकड़े हमारे पास में आए हैं, एक्चुअल में 5-6% के आसपास हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारी का आंकड़ा सच्चाई के मामले में निकल के आया है। और जहां तक मैं बात करूं, अभी खेल की मेरे मित्र जो बात कर रहे थे, उनको ध्यान होना चाहिए कि हरियाणा प्रदेश की जो खेल नीति है प्रदीप जी, वो पूरे देश के अंदर सर्वोत्तम है। और अगर मैं प्राइस की भी बात करूं तो आज स्वर्ण के ऊपर हम 6 करोड़ रुपए देने का काम करते हैं, रजत पे हम 4 करोड़ रुपए देने का काम करते हैं, और कांस्य पे हम 2.5 करोड़ देने का काम करते हैं, जो कि कांग्रेस सरकार से कई गुना ज्यादा है। इसके साथ साथ मैं बजट में बताना चाहूंगा, अरे भैया सुन लो, अरे बीच में बोलने की बीमारी मत रखो भैया, बीच में बोलने की बीमारी मत रखो। प्रदीप जी इसको चुप करो पहले। चंदेलिया साहब, ओंकार जी जवाब लेके आते हैं, जवाब लेके आप ही के पास आएंगे। ओंकार जी, चंदेलिया साहब आ रहे आप ही के पास आ रहे हैं। इन्होंने CMI के आंकड़ों को बिल्कुल झूठा बताया है। आप लोग जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं बेरोजगारी को लेके, उसको लेके विजेंद्र नेहरा साहब का जवाब है। एक महंगाई को लेके और बात कर लेते, फिर आप ही के पास आ रहे हैं, मुद्दों पे ही बात करेंगे। नेहरा साहब बोलिए। जिसका स्तर नहीं है डिबेट करने का, प्रदीप जी उसके साथ मत बोलिए। आप आइए, बोलिए नेहरा साहब, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। पहले बीच में ना बोले, ये अपने नंबर पर बोलिए जो बोलना है, ये तरीका नहीं है कोई डिबेट करने का। बोलिए। देखिए, मैं बताना चाहूंगा, अरे सुन ले भैया, तो अपने नंबर पे बोलना ना, आप नोट कर लीजिए। तरीका तो सीख लो, अब इतने दिन हो चुके हैं आपको, महीने 2 महीने हो गए, नहीं सीख रहा तरीका आपको। हाँ तो सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए। फिर आप हमेशा ये आप जवाब तो दे दीजिए ना नेहरा साहब, जवाब दे दीजिए। मैं ले लूंगा विजेंद्र नेहरा साहब से भी मैं जवाब ले लूंगा। चंदेलिया साहब एक मिनट रुकिए, आप ही के पास आएंगे। क्या बदतमीजी करते हो यार, एक मिनट सुन लो, पहला तरीका सीख लो। नेहरा साहब बोलिए। मुद्दे से भटका रहे हो आप लोग, सुनिए, अरे सुन ले भाई, सुन ले यार, मुद्दे से भटका रहे हो भैया, सुन लो, क्या मतलब है आपका? सुन लो एक मिनट, अरे सुन तो लो भैया, सुन लो पहले, सुन लो। दूसरा मैं बताना चाहूंगा प्रदीप जी कि देखिए, बजट की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस सरकार थी, 162 करोड़ रुपए का खेल बजट था। आज 394 करोड़ रुपए का हरियाणा प्रदेश के अंदर खेल का बजट हमने किया है। इनके समय में जो योग वॉलंटियर थे वो कितने लगाए? इन्होंने कोई नहीं लगाया। हमने 598 योग वॉलंटियर लगाने का काम किए, इन्होंने झूठ बोलने का काम करे। आपसे आ रहा हूँ चंदेलिया साहब, इन बातों पर जवाब लूंगा, काम किया है, आपसे आ रहा हूँ, जवाब लूंगा। खोली। इसके साथ साथ प्रदीप जी मैं बताना चाहूंगा, चाहे वो खेल का विषय, इन्होंने बिजली का भी विषय उठाया था। प्रदीप जी, आज 5500 से अधिक गांवों के अंदर 24 घंटा बिजली देने का श्रेय अगर मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिलता है। पहली बार बिजली के रेट अगर हरियाणा प्रदेश में इतने कम हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के राज में कम हुए हैं। हमने अभी 2-4 दिन पहले भी बिजली के रेट घटाए हैं।
और इसके साथ साथ 12 की बिजली जो किसान खेती करता है, आप 8 घंटे की बजाय 10 घंटे चंदेलिया साहब, विजेंद्र नेहरा साहब ने, चंदेलिया साहब सुन लीजिए, विजेंद्र नेहरा साहब ने 3 बातें गिनवाई है। एक, बेरोजगारी के आंकड़ों को लेकर उन्होंने कहा है। चंदेलिया साहब सुन लीजिए। उनकी विधानसभा में, अरे किसको बुला लेते हैं आप भाई साहब? अरे आपको भी बुला रखा है, इनको भी बुला रखा है। डिबेट में तो तरीका सभी बोलते होता हैं है नेहरा डिबेट साहब, करने का। डिबेट में तो सभी बोलते देखते हैं, हैं। इनको देख के सोचते हैं किसको बुलाइए। अरे थोड़ा होना चाहिए, बदतमीजी ना करे, गुंडाई ना करें आप। अरे कैसे भाषा का इस्तेमाल करते हैं आप? ये मानसिक स्तर पर बीमार व्यक्ति है। सुनिए, ये गुंडाई ना करे, गुंडाई नहीं चलेगी आपकी। क्या बीच में बोलते हैं, सबके बीच में बोलते हैं, बदतमीजी करते हैं यार। डिबेट करने का तरीका क्या होता है? नेहरा साहब जवाब लेने दीजिए। खट्टर सरकार का महिमा मंडन करे क्या? झूठ पे झूठ आप बोल रहे हैं। एनसीआर बीच में तो मत बोलो भाई, अपने नंबर पे बोलो यार। आपकी बीच सरकार में बोलते हो। किसान मार दिया, मजदूर मार दिया, पढ़ा लिखा युवा मार दिया। पता है तेरे को खेती क्या होती है? पता है? धान की 5 फसल के नाम बता सकते हो? खेती कर रहे बैठ गए यहाँ। धान की 5 फसल के नाम बता सकते हो? एमएसपी। अरे धान की 5 फसल के नाम बता सकते हो आप? आपके नरेंद्र मोदी, अरे धान की 5 फसल के नाम पता है? के चेयरमैन थे। इस समय धान बो रहे हैं किसान, कमेटी 5 फसल के नाम पता है क्या धान के? की बात कही। प्रदीप जी ने पूछा 5 फसल के नाम धान के। आप गेहूं की 1 फसल के नाम बता दो, आप गन्ना की 1 फसल के नाम बता दो। सकते हैं। क्या पता है किसान के बारे में कुछ? कभी करिए खेती जीवन में। मैं जानता हूँ आपको, मैं जानता हूँ आपको, कर रहे हैं आपका लेवल जानता हूँ मैं। आपकी सरकार में मैं जानता हूँ आपका लेवल को और आपको। आपकी सरकार में दिन ये खेती किसानी से मतलब रहा नहीं है। नेहरा साहब, और आप खेती किसानी की नेहरा बात साहब, करते हो। मेरा एक सवाल, बिठा देती है कांग्रेस। लोगों को अपना लेते हैं डिबेट के अंदर। सुनिए चंदेलिया साहब, आप चंदेलिया साहब सीधा सा एक जवाब दे दीजिए। इनका धान की 5 किस्म के नाम चंदेलिया पूछिए। साहब रुकिए 2 मिनट के लिए। नेहरा साहब रुकिए 2 मिनट के लिए रुकिए। नेहरा साहब, चंदेलिया साहब सुन लीजिए। आप सीधा सा एक सवाल ये किया गया है सत्ता पक्ष की ओर से, विपक्ष से। हमेशा बदतमीजी करता है डिबेट में। सुन लीजिए। अरे बदतमीजी तू करता है, तू थोड़ा की भाषा का इस्तेमाल मत कर रहा है अपने उसमें रहा सिस्टम में। चंदेलिया साहब, आराम से रहे, आराम से। ये क्या बात है? चरित्र का पता चलता है, गुंडाई अरे भाषा का ये स्तर क्या सुधारो प्रदीप ये जी क्या इसका। बात है? नेहरा साहब एक मिनट, आपके पास जवाब है। चंदेलिया साहब आपके पास जवाब है तो जवाब दे दीजिए। इनके ओर से जो बातें कही गई है, आदमी को बिठा दिया आपने। तुम चैनल पर आप आवाज कम कीजिए दोनों की। प्रदीप जी आपने नेहरा साहब की और चंदेलिया साहब की आवाज कम कीजिए आप। शिष्टाचार में रहिए आप। चंदेलिया साहब, हमेशा यही ड्रामा रहता है इस आदमी का। नेहरा साहब एक मिनट। चंदेलिया साहब दो सवाल है आपके लिए। चंदेलिया साहब आपके पास जवाब है तो दीजिए, वरना मैं फिर आपकी आवाज कम करूंगा। चंदेलिया साहब आपके पास जवाब है तो दीजिए। एक बेरोजगारी के मसले पे इन्होंने कहा है। क्या जानते हैं किसानों के बारे में? पूछिए। महिलाओं पर बढ़ते हुए अत्याचार के भैया क्या जानते हैं किसानों के बारे में? ये बताइए ना। आपने स्वामीनाथन आयोग, चलिए किसी भी फसल का नाम बता दीजिए। सवाल दाग दूंगा आप बता। भैया किसी भी फसल का एक का नाम बता दीजिए आप। कहिए मुझे। आप धान का, बाजरे का, आप गेहूं का, किसी भी फसल का एक नाम बता दीजिए। चलिए आप डिबेट को मुद्दे से आप मुझे ये बताइए प्रदीप जी, ये 3 कृषि कानून का नाम पूछ लीजिए इस व्यक्ति से। 3 कृषि कानून का नाम पूछ लीजिए, पता चल जाएगा क्या असलियत है इसकी। शर्म आनी चाहिए। ये सिफारशी टट्टू ये बैठ जाते हैं आके। आप मुझे बताइए 3 कृषि कानून का नाम पूछिए इससे। पूरा हरियाणा ये 3 कृषि कानून का नाम पूछिए इससे प्रदीप जी। अरे किसान की बात कर रहे हैं, आप 3 कृषि कानून का नाम बताएंगे क्या? दलित समाज की 9 साल 3 कृषि कानून का नाम बताएंगे क्या? दोहराया गया। 3 कृषि कानून का नाम बताएंगे क्या? 3 कृषि कानून का नाम बता सकते हैं क्या आप? मोदी जी किसी भी फसल का नाम बता सकते हैं क्या आप? बिना तैयारी के, बिना जानकारी के डिबेट में आते हैं, सिर्फ चिल्ला करके समय खराब करते हैं। यही काम है आप लोगों का, और कोई काम नहीं है। सिफारशी टट्टू है आप। अच्छा सुनिए, मैं ओंकार जी को शामिल करता हूं, उसके बाद विजेंद्र नेहरा साहब। चंदेलिया साहब की आवाज कम कीजिए। चंदेलिया साहब की और ओंकार जी के पास आ रहा हूं मैं। विजेंद्र नेहरा साहब 2 मिनट के लिए चुप। विजेंद्र नेहरा साहब सुन लीजिए आप 2 मिनट के लिए। ओंकार जी, अब तो साफ हो गया कि ना विपक्ष के पास मुद्दा है और ना सरकार के पास जवाब है। तू मैं में घिर के रह जाते हैं। जो लोगों के मसले होते हैं, जो लोगों की समस्याएं होती हैं, बातें होती हैं, वो इस कदर निचले स्तर पे आके बातें होने लग जाती हैं कि तू मैं होने लग जाती है। आपका तो खैर कोई विधायक अब है नहीं सदन में, लेकिन क्या वाकई में अब मुद्दे खत्म हो चुके हैं या सरकार उन मुद्दों को मान ही नहीं रही कि ये मुद्दे हैं भी? प्रदीप जी, सबसे पहले तो मेरे दोनों भाई विजेंद्र नेहरा जी
और जितेंद्र जी, मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बहुत अच्छा प्रतिष्ठित चैनल है, पूरे देश विदेश में देखा जाता है। या तू मैं ओबे ओबे की बात का बनना करें, सारी दुनिया देखती है, हमारे बहुत अच्छा लगता है जब अच्छी बात होती है, और बुरा लगता है जब इसको भाषा का गलत प्रयोग करते हैं और मुद्दे से भटक जाती है। अब मैं बताता हूँ कि प्रदेश में मुद्दे तो नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा तो आज भ्रष्टाचार, बेरोजगारी का है। इन्होंने वादा किया था भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। आज पेपर लीक हो रहा है और 12 लाख रुपए में पेपर बिक रहे हैं। ये भ्रष्टाचार नहीं? अगर भ्रष्टाचार का नंगा नाम देखना तो किसी भी नगर निकाय विभाग में चले जाएगी, वहाँ प्रॉपर्टी आएगी, म्यूटेशन या टैक्स डिपोजिट करने के लिए किसी के पास चलेगी, आपको हरेक निकाय विभाग में दलाल मिलेंगे। किसी तहसील में चले जाइए, जो रजिस्ट्री पहले वहाँ पर एक दिन में हो जाती थी, आज एक महीने में होती है। मुद्दे तो यहाँ पे बहुत है। और सबसे बड़ा मुद्दा आज अगर प्रदेश में कोरोना महामारी खत्म होगी है या नहीं, ये मैं अपने भाई से पूछना चाहता हूँ। अगर कोरोना महामारी है तो इन्होंने तिरंगा यात्रा के बहाने उस कोरोना नियमों का पालन किया या नहीं किया? अगर कोरोना महामारी नहीं है, अगर खत्म हो चुकी है, तो फिर आज तक एसओपी कोरोना महामारी के नियम लागू क्यों है? कम से कम मेरे भाई ये बताएं कि आज कोरोना महामारी है या नहीं। और दूसरा मैं मुद्दा बताना चाहता हूँ, आज कोरोना काल के दौरान बच्चों के पेपर भी हो चुके हैं और बच्चों की एडमिशन भी हो चुके हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि किसी भी बच्चे की फीस न देने के कारण, एडमिशन फीस न देने के कारण या एनुअल चार्ज न देने के कारण उनका नाम नहीं काटा जाएगा, उनको क्लास से एक्सपेल नहीं किया जाएगा, उनका रिजल्ट नहीं रोका जाएगा। आज हर एक प्राइवेट स्कूल में यही व्यवस्था है। सरकार इसके बारे में क्या कर रही है? सरकारी स्कूलों में कोई जाना नहीं चाहता। इवन की सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल है जो उनके बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, ये तो उनकी शिक्षा का स्तर है। शिक्षा के गिरते हुए स्तर के तो बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन अफसोस की कांग्रेस में से कोई भी मुद्दा संजीदगी से नहीं उतारा जाती। सवाल तो ये है कि प्रदेश में शिक्षकों के करीब 20,000 पद खाली है। निश्चित तौर पे शिक्षा के स्तर को लेकर सवाल उठाया जा सकता है और ये मुद्दा भी बड़ा है, मसला बड़ा है, क्योंकि देश के प्रदेश के भविष्य से जुड़ा हुआ ये मसला है। एक बात। दूसरी बात, कानून व्यवस्था भी एक बड़ा मसला है जिसको लेके आपसे लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ टाइम से सरकार ने इस बारे में सिर्फ इतना कहा है कि कानून व्यवस्था का कोई मसला नहीं है। शिक्षा का मसला है, महंगाई का मसला है, किसानों का मसला है, मुद्दे तो हैं, लेकिन क्या सरकार सुनना नहीं चाहती है विपक्ष की बात को, या विपक्ष इसको बड़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है, ये आप कहना चाहते हैं? देखिए प्रदीप जी, जहां तक क्योंकि मैं मानता हूं कि ओंकार सिंह जी बहुत समझदार प्रवक्ता हैं, बड़े भाई हैं हमारे, और वो हमेशा मुद्दे की बात करते हैं, इधर उधर की बात नहीं करते। तो मैं बताना चाहूंगा, एक तो उन्होंने सवाल किया था तिरंगा यात्रा को लेकर के। प्रदीप जी, तिरंगा यात्रा क्योंकि तिरंगे के सम्मान में और शहीदों के सम्मान में ये यात्रा भारतीय जनता पार्टी हरियाणा ने निकाली है प्रदीप जी, और हरियाणा प्रदेश की 90 की 90 विधानसभाओं में ये तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं। और इसमें कोरोना की जहां तक उन्होंने बात की है तो बिल्कुल निश्चित रूप से कोरोना के जो प्रोटोकॉल उसको ध्यान में रख करके है हम लोग ये यात्रा निकाल रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा आपको कि जहां तक शिक्षा की उन्होंने बात की है, तो शिक्षा के क्षेत्र में प्रदीप जी जो ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी हमारी सरकार लेकर के आई थी, आज लगभग 8 से 10 प्रदेश ऐसे हैं देश के अंदर जो हमारी ट्रांसफर पॉलिसी को एजुकेशन डिपार्टमेंट में लागू कर चुके हैं, देश के विभिन्न राज्यों में। उसमें कांग्रेसी राज्य पंजाब भी है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि चाहे किसानों की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे खेल की बात हो, चाहे बिजली अधिक देने की बात हो, हरियाणा सरकार ने अपनी तरफ से पूरे प्रयास किए। जहां तक आपने जो बात की कि पेपर लीक के मामले में, इसमें मैं बताना चाहूंगा पेपर लीक और पेपर आउट ये दो अलग अलग विषय हैं। सेंटर पे पहुंचने से पहले जो मिली भगत से किसी के अगर वो लीक हो जाता है तो उसको पेपर लीक कहते हैं, और सेंटर पे जाने के बाद में अगर वो आउट होता है तो पेपर लीक का ये बता दीजिए। ये जो विषय है ओंकार जी, सुनिए ओंकार जी, दूसरा ओंकार जी, उसका जिम्मेवार कौन होगा पेपर लीक का? है जी नहीं, ये देखिए, जनवरी में जो पेपर हुआ था वो भी लीक होने की वजह से रद्द हुआ, ये पेपर हुआ ये भी लीक होने की वजह से रद्द हुआ। पेपर लीक होना एक बड़ी समस्या, इसका ओंकार जी का सवाल का जवाब आपसे लेना ही पड़ेगा कि पेपर लीक होने का जिम्मेदार कौन है आखिर। मैं बता देता हूं। देखिए, एक तो प्रदीप जी, आज जो नरेंद्र नाम का मुख्य साजिशकर्ता पकड़ा गया है, उसने ये स्वीकार किया है कि मैंने कांग्रेस के समय से पेपर लीक करना शुरू किया था। तो मेरा एक सवाल ये भी है
कि अगर उसी समय उसको पकड़ लिया जाता तो आज ये इतनी वारदात नहीं कर पाता। लेकिन प्रदीप जी, चलो बहुत आज भी हमने अफसोस की उसको बात पकड़ा है। मेरे इस भाई फिर मामले में कांग्रेस के बीच में देखिए, चले फिर गए। देखिए, आज के पेपर लीक की जिम्मेवारी अरे किसकी सुनिए है? ओमकार कांग्रेस जी, की है, बीच में मत आपकी है, बोलिए। इनेलो की दूसरा है? मैं बता, आप अब जो मेरा पूरा पेपर लीक जवाब, हुआ उसकी जिम्मेवारी ओमकार जी बताइए पूरा आप। जवाब सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब देना, आप नोट कर लीजिए पॉइंट, फिर जवाब देना अपने नहीं, नंबर आज पे। मैं मेरे जहां भाई तक ये प्रदीप जी, मैं आपकी बता बहुत रहा हूं, इज्जत करता हूं, मैं सिर्फ इतना बता चंदेलिया दीजिए, आज साहब, के पेपर लीक की चंदेलिया जिम्मेवारी साहब, कांग्रेस आपके की, टाइम पे इनेलो की है, पेपर लीक आपकी होते है? थे और आपके वक्त में जो आदमी पेपर लीक करता था उसी ने अब की बार पेपर लीक किया, आपने पकड़ा क्यों नहीं उसको? उस वक्त पकड़ता तो कम से कम आज ये जवाब तो ना सुनना पड़ता आपको। प्रदीप जी, बड़ी विनम्रता से मैं कहना चाहता हूं आपके सम्मानित चैनल पर, पहली बात तो ये, हम किसी को धमकाने की, डराने की, हम ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें। हम एक सम्मानित पार्टियों के प्रवक्ता हैं और हमारा व्यवहार शिष्ट और शालीन होना चाहिए, पहली बात। मुझे जो ये भयावह हालात जो बना दिए, बेरोजगारी का जो आलम है, पेपर लीक है, भ्रष्टाचार, महिलाओं पर बढ़ते हुए अपराध, हाथरस जैसी दिल्ली में जैसी घटनाएं, बल्लभगढ़ गुड़गांव में जैसी घटनाएं, तो इतने मुद्दे हैं, उन पर भयावह हालात जो बना दिए प्रदेश के और देश के। मुझे फैज साहब का एक शेर याद आता है कि नया निजाम, नई बंदिशें, ऐलान नया। नया निजाम, नई बंदिशें, ऐलान नया। हम फकत लश्करे शाही के माफिक सोचें, और साहिब वक्त ने ये हुक्म किया है जारी कि अपनी नस्लों से कहो मेरे मुताबिक सोचे। ये तुगल की फरमान जो निजाम मोदी जी नया दिल्ली में नहीं, बैठ के निजाम को तो जारी 7वां करते साल हैं, लग गया सर। और निजाम को तो भयावह हालात जो बन जाते 7वां हैं, साल लग और गया कहते हैं कि ये मुद्दे की बात, ये कहते हैं मुद्दे नहीं है प्रदेश के अंदर। ये मुद्दा नहीं है क्या कि आप लोगों के जीवन के साथ में, बेरोजगार युवाओं के, शिक्षित युवाओं के जीवन के साथ आप खेल रहे हैं। आप पेपर लीक करके भर्ती रद्द करा देते हैं, अपने राजस्व को आप भर रहे हैं। नहीं, रोजगार को लेकर तो कह दिया ना, मुख्यमंत्री साहब ने भी कह दिया और नेहरा साहब ने भी कह दिया कि 28.1 का आंकड़ा सही नहीं है, 6% के आसपास बेरोजगारी है हरियाणा में। ये तो मुख्यमंत्री साहब ने और वीरेंद्र नेहरा साहब ने कह दिया। प्रदीप जी, एनसीआरबी ने आंकड़े दिखाना बंद कर दिया 2015 के बाद। आप जानते हैं भली बात, किसानों के और बेरोजगारों के, एनसीआरबी को तो इन्होंने साइड कर दिया है, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रजातंत्र, लोकतंत्र, संविधान तीनों खतरे में है। आप कहते हैं कि मुद्दे, आप मुद्दे नहीं है, ये मुद्दा नहीं है गुड़गांव में जो आपने बताया अपने सम्मानित चैनल पर, ये मुद्दा नहीं है। एक बात मेरे को बेटियों के बोलने सम्मान जी का ओंकार जी, मुद्दा बोलिए नहीं है, बोलिए। रोजगार का मुद्दा नहीं है। प्रदीप जी, मेरे भाई ने अभी बोला कि हमने जो तिरंगा यात्रा निकाली, हम देखो तिरंगे को सल्यूट करते हैं। तिरंगा यात्रा जो इन्होंने निकाली उसमें इन्होंने कहा कोरोना के नियमों का पालन किया गया। आपसे रिक्वेस्ट है, एक तिरंगा यात्रा की कोई सीन पिक्चर हो तो आप जरा दिखा दीजिए कि कहां उसमें कोरोना नियमों का पालन हुआ। नहीं, दूसरा, उसमें कोई आज पालन प्रदेश नहीं हो में रहा है, 2.5 लाख उसमें करोड़ से ऊपर उसमें का कोई कर्जा। पालन नहीं हो रहा है। सब मास्क के, बिना मास्क के सटके खड़े हैं, कोई दूरी डिस्टेंस कुछ नहीं है। ये बिल्कुल ठीक बात कही आपने। हाँ। प्रदीप जी, एक बात और, आज प्रदेश में 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है। ये विकास के नाम पर विनाश कर रहे हैं। मैं अपने अंबाला कैंट की बात करता हूं, यहाँ विकास के नाम पर चौक बनाए गए हैं। एक एक चौक पे 1-1 करोड़ रुपए खर्च दिया गया है और उससे किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। उन चौकों पे अगर वास्तविक लागत देखी जाए 10-20 हजार से कम नहीं, 10-20 लाख से कम है, लेकिन इन्होंने 1-1 करोड़ रुपए 1-1 चौक पे लगा दिया है। एक अंबाला सिटी का बाल भवन के पास पार्क है, वहां पे तकरीबन 20 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। ये विकास के नाम पर भ्रष्टाचार और लूट मचा रखी इन्होंने, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर विकास है तो दिखाइए सड़क कौन सी साबुत है, किस क्षेत्र की सड़कें बिल्कुल ठीक है, कहाँ की व्यवस्था दुरुस्त है, किस क्षेत्र में भ्रष्टाचार नहीं है, नगर निकाय विभाग में ठीक व्यवस्था है या नहीं, म्यूटेशन, प्रॉपर्टी, आईटी, टैक्स, कहीं लेने चले जाओ आपको बिना दलाल के काम नहीं मिलेगा। बताइए नेहरा साहब, इतने सारे मुद्दे ओंकार जी ने गिनवा दिए, अब कह रहे मुद्दा है ही नहीं। के साथ एक समस्या है कि ये इनेलो राज में पहुंच जाते हैं, क्योंकि इनेलो के राज में जिस तरह से गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, उस समय कंपनियों के सामने गड्ढे खुदवाना, और रोजगार की अगर मैं बात करूं, ओंकार जी को मैं बताऊं कि इन्होंने तो अधिकृत रूप से आंकड़े बताए हैं विधानसभा में, 5 वर्ष के अंदर मात्र 5500 लोगों को सरकारी नौकरी ओंकार जी दे पाए थे। तो ये दर्द कभी कभी उनके जुबान पे आ जाता है। वो भारतीय जनता पार्टी के कामों से बड़े प्रसन्न है। और जहां तक, सुनिए ओंकार जी, सुनिए, आपकी ओंकार जी, आपकी आदत नहीं है, आपकी आदत नहीं है बीच में बोलने की, आप बीच में ना बोले। ओंकार जी, आपकी आदत नहीं है बीच में बोलने की, आप बीच में ना बोले। सुन लीजिए ओंकार भाई, सुन लीजिए। दूसरा मैं बताना चाहूंगा, ओंकार जी की समस्या ये भी है कि जिस तरह से अम्मा पल्ले नहीं है दाने और अम्मा चली बनाने, वो वाली बात है। प्रदीप जी सुन लीजिए, बीच में ना आपकी बात समझ में आएगी ना मेरी समझ में आएगी। ओंकार जी सुन लीजिए, ये कह रहे ओंकार जी सुन लीजिए, आपके पास तो कुछ है ही नहीं बोलने के लिए, आपकी पार्टी में कुछ है नहीं। मैं आपकी काम की बात बता रहा हूँ कि पल्ले नहीं है दाने और अम्मा चली बुनाने।
तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं और कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। वो बेचारे बुजुर्ग ओम प्रकाश चौटाला जी जगह जगह घूम रहे हैं, कभी वो मुलायम सिंह यादव के पास जाते हैं, कभी वो नीतीश कुमार को बुलाते हैं। आपका राज्यसभा में कोई मेंबर नहीं, लोकसभा में कोई मेंबर नहीं, विधानसभा में कोई मेंबर नहीं, आपको बहन मायावती से भी कम वोट मिली है और उसके बाद भी तीसरे मोर्चे की आप बात कर रहे हैं। तो मैं आपकी पीड़ा को समझ रहा हूँ ओंकार जी, आपकी पीड़ा को मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूँ कि आप क्यों इतने परेशान हैं, क्योंकि आपके पल्ले तो कुछ है नहीं और आप प्रयास बहुत ज्यादा कर रहे हैं। चिंता ना करो ओम प्रकाश जी, चुनाव आते आते आपकी पार्टी विलुप्त हो जाएगी, आपके पल्ले कुछ नहीं बचेगा, आपका पूरा सौदा ही खाली है, आपकी पूरी दुकान ही खाली है। जिस उम्र में नेता रिटायर्ड हो जाते हैं प्रदीप जी, उस उम्र में ओम प्रकाश चौटाला जी को जबरदस्ती चुनाव लड़ने के लिए ये लोग बोल रहे हैं। इस बात से अंदाजा लगता है इनकी पार्टी में हालत क्या है। हमारी पार्टी में 75 के बाद नेताओं को बोलते हैं कि आप संगठन का काम संभालिए, आप मार्गदर्शन मंडल में आइए। आप नेहरा साहब जो सवाल है देखिए, सवाल आज सिर्फ इतना सा था कि विपक्ष लगातार कुछ मुद्दे उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि प्रदेश में बेरोजगारी ज्यादा है, महंगाई की वजह से लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं, लोगों के घरों का बजट बिगड़ गया है। इसके अलावा बिजली का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, ये सारे मुद्दे हैं। सड़कों का ओंकार जी ने उठाया है, ये सारे मुद्दे हैं और इसको लेकर लोग परेशान हैं। सरकार का कहना है कि ना महंगाई है ना बेरोजगारी है, जो आंकड़े विपक्ष की ओर से दिखाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, वो गलत है। मुद्दा सिर्फ इतना है, विपक्ष का काम है मुद्दे उठाना। आंकड़े अगर आप कह रहे हैं कि 6% है तो उसका आधार क्या है? देखिए प्रदीप जी, मैंने बताया कि हमारे पास जो डाटा आया है मेरा परिवार पहचान पत्र के माध्यम से, जिसमें बाकायदा इनकम की वेरिफिकेशन करी है, बाकायदा रोजगार के उपलब्ध साधन पूछे गए हैं, वो हमारा आधार है। दूसरा, हरियाणा सरकार ने अभी 3 दिन पहले हर हित स्टोर के नाम से एक हमने योजना शुरू की है, जिसके माध्यम से जो स्टोर खोले जाएंगे 2000 के आसपास पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर, उसमें 15,000 रुपए की गारंटी हरियाणा प्रदेश ने 20,000 पद खाली है शिक्षकों के, 20,000। मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए हमारी सरकार ने एजुकेशन के अंदर जो हम एक तो ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लेके आए और गेस्ट टीचरों को हमने 58 साल की एज तक के लिए उनको एक स्थायित्व दिया है, उनको एक तरह से हमने परमानेंट करने का काम किया है कि उनकी नौकरी को कोई खतरा नहीं है। उससे एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर शिक्षा के मामले में बहुत अधिक सुधार हुआ है। और जहां तक कृषि की बात, मैं प्रदीप जी पूछना चाहूंगा, जो कृषि की बार बार बात करते हैं, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कांग्रेसी साथी से कि नेहरा साहब एक मुद्दा मैं अपने तौर पे आपको दे दूं, अगर उसका समाधान हो सके और आपसे यहां बैठे हुए भरोसा मिल सके आपकी सरकार की ओर से। आवारा पशुओं को आपने ये कहा था कि हर हाल में सड़कों से बाहर कर दिया जाएगा, उनको गौशाला या उनके जो भी निर्धारित स्थान है वहां पहुंचाया जाएगा। जान की कीमत से बड़ा तो कुछ नहीं होता, जान से बड़ा मुझे नहीं लगता कि सरकार में हर नागरिक की जान को लेकर परवाह की जाती है। यह समस्या क्या इस प्रदेश में हल होगी? मैं व्यक्तिगत तौर पे झेलने के बाद आपसे यह बात कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं झेल चुका हूं और पिछले कुछ दिनों में 2-3 दिन में ही मैंने बहुत भयंकर तरीके से झेला है। तो यह मसला मुझे लगा कि बड़ा है, इसलिए आपके साथ एक बार। प्रदीप जी देखिए, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपने ये बिल्कुल जो मुद्दा उठाया वो ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि मेरे फरीदाबाद जिले के अंदर मेरे ग्रामीण क्षेत्र में भी ये दिक्कत थी और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं दिल्ली हरियाणा भवन इस विषय को लेकर पर्टिकुलर मिला था। और मैं आपको बताना चाहूंगा, हरियाणा सरकार ने प्रदीप जी हर संभव प्रयास किया है। हमने गौशालाओं की संख्या अधिक 4 गुना गौशाला हमने खोली है हरियाणा प्रदेश के अंदर, हमने सब्सिडी बढ़ाई है, हमने नंदीशालाएं खोली है और सब्सिडी का हमने दायरा बढ़ाया है। इसके साथ साथ आज 5 लाख रुपए तक सब्सिडी हरियाणा सरकार नंदीशाला खोलने पे देती है। ये आवारा पशु सड़कों से नहीं हट रहे, बाकी आपने सब कुछ कर दिया है। चंदेलिया साहब 10 सेकंड आपके पास है, मैं आखिरी 30 सेकंड में हूं, 10 सेकंड आपके पास है। आप बताइए, आपके मुद्दों में जान है या आप सरकार की तरह जो है मान लिया जाए कि आप जो है मुद्दा विहीन है और सिर्फ आंकड़े गलत प्रस्तुत कर रहे हैं? देखिए, पूरे देश के अंदर जो नवरत्न कंपनियां थी वो तो मोदी जी देख चुके हैं। जल जंगल जमीन जो हमारे संसाधन है उनको भी देख उन पर भी इनकी नजर है, किसान की जमीन पर भी इनकी नजर है। तीनों कृषि काले कानून एक बहुत बड़ा मुद्दा है, देश के अन्नदाता को मारने वाला मुद्दा है। मैं बात करना चाहता हूं स्मार्ट सिटियों पर, फरीदाबाद की मैं बात करना चाहता हूं। काले कानून बड़ा मुद्दा है, इसके अलावा अलग अलग मुद्दे। ओंकार जी आपके पास आता हूं, 10 सेकंड आपके पास है। प्रदीप जी शुक्रिया 10 सेकंड के लिए। मैं सिर्फ एक ही बात पूछना चाहूंगा
कि बेरोजगारी तो बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन मेरे भाई ने कहा कि परिवार पहचान पत्र के आधार पर बेरोजगारी 5 या 6% है। मैं अपने भाई से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, परिवार पहचान पत्र बने कितने % लोगों के हैं? अगर उनको आप आंकड़ा मान रहे हो तो अभी परिवार पहचान पत्र तो सबके बन ही नहीं पाए हैं, आप आंकड़े तो कैसे मान रहे हो उनको? जी, सरकार के जो आंकड़े हैं वो बेबुनियाद है या फिर वो अभी पूरे आए नहीं है इसलिए? नेहरा साहब 10 सेकंड आपके पास, आखिरी 10 सेकंड, क्या इन तमाम समस्याओं का समाधान होगा? बीज डलता है बताइए जरा। अरे 1 एकड़ में गेहूं का कितना बीज डलता है ये बता दो भैया। तीनों कृषि कानून का नाम बता दो, किसी भी फसल के बीज का नाम बता दो। आप किसान खेती की बात करते हैं और खेती किसानी से कोई लेना देना नहीं है। विपक्ष लगातार लोगों के मुद्दे उठाने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, प्रदेश के लोग त्रस्त हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि विपक्ष की ओर से जो आंकड़े दिए जा रहे हैं वो सही नहीं है और लोगों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।